स्वागत है आप सभी का। बिहार की राजनीति में अब जो कुछ भी हुआ वो किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक के बाद एक फ़ोन कॉल और फिर पूरे बिहार की राजनीतिक समीकरण पलट गए। ये फ़ोन कॉल एक साथ कई नेताओं और उम्मीदवारों तक पहुंचा, जिसकी आवाज़ में भरोसा था, यकीन था और शायद यही भरोसा अब पूरे महागठबंधन को जोड़ने वाला सूत्र बन गया। और जब तेजस्वी यादव तक फ़ोन कॉल पहुंचा तो बात सिर्फ एक सीट या दो सीटों तक नहीं थी, बात थी 243 सीटों पर एकजुट लड़ाई की। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, जेएमएम सब तैयार हो गए और तय हुआ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां मंच पर दिखेंगे बिहार के सारे बड़े चेहरे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो फ़ोन कॉल आखिर था किसका? तो वो फ़ोन था राहुल गांधी का, जिसने एक झटके में महागठबंधन की बिसात फिर से बिछा दी। बीजेपी और एनडीए के भीतर हलचल मच गई। अब सबकी निगाहें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई है जो बिहार चुनाव का पहला बड़ा चैप्टर बनने जा रही है, जिसका जवाब बीजेपी के पास भी इस वक्त नहीं है। दूसरी ओर एनडीए भी अपनी जमीन बचाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, मांझी हर कोई अपनी राह पर है, पर मंजिल एक नहीं है। और अब शुरू होता है तीसरा चैप्टर, जो बहुत ही दिलचस्प भी है। और अब उसी जमीन पर तेजस्वी यादव ने नया पत्ता फेंका है, एक ऐसा वादा जो सुनकर हर कोई चौंक जाए। और अब शुरू होता है तीसरा चैप्टर, जो बहुत ही दिलचस्प भी है। और अब उसी जमीन पर तेजस्वी यादव ने नया पत्ता फेंका है, एक ऐसा वादा जो सुनकर हर कोई चौंक जाए। अब जरा तेजस्वी यादव का वो ऐलान भी सुन लीजिए। हर घर एक सरकारी नौकरी, महिलाओं की आय 3 गुनी होगी, जीविका दीदियों की सरकारी दर्जा, संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, कर्ज में डूबी दीदियों का ब्याज माफ होगा और 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। यानी कि एक ऐसा सपना जो बिहार के लोगों को दिल में उम्मीद तो भरता है, पर एनडीए की नींद भी उड़ाता है। तेजस्वी ने कहा, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, ब्याज मुक्त लोन देंगे और जिसका लोन है उसका ब्याज माफ़ करेंगे। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि तेजस्वी क्या दे पाएंगे, सवाल यह है कि क्या बीजेपी और एनडीए के पास इसका कोई जवाब है। तो ये भी सुन लीजिए कि इसके जवाब में बीजेपी ने क्या कहा। बीजेपी ने कहा, ये सब असंभव है, इसके लिए बिहार के बजट से कई गुना ज़्यादा रकम चाहिए। ऐसे में अब हर किसी की नज़र कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है, जहां तय होगा कि बिहार का अगला अध्याय किस दिशा में जाएगा। क्या राहुल गांधी का फ़ोन इस बार बाजी पलट देगा या बीजेपी फिर कोई नया दांव खेलेगी? जो भी हो, बिहार का चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, एक ऐसी पॉलिटिकल कहानी बन चुका है जिसका हर मोड़ पर अब पूरे देश की नज़र टिकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी उसी बात से घबराई हुई है? क्या अब भारत की राजनीति में जनता के लिए भाग्य विधाता बन चुकी है? और शायद बीजेपी के लिए यही बात भारी पड़ रही है, क्योंकि अब उसे एहसास है कि राजनीति अब जमीन पर नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन असली भारत यानी कि ग्रामीण भारत के भीतर लोगों का गुस्सा और आक्रोश चरम पर है। आर्थिक नीतियां और राजनीतिक घोषणाएं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि लोग 2 जून की रोटी की जुगाड़ में ही जिंदगी काट रहे हैं और उनके हाथ आज भी खाली हैं। बिहार का उदाहरण लीजिए, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किसानों की मासिक आय 5,000 रुपये से भी कम है। दिहाड़ी मजदूर की हालत तो और भी बदतर है। और इसी बीच बीजेपी अपने आंकड़े बताती है, जैसे हर घर शौचालय बनवा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी। लेकिन इन सब का असर लोगों की असल जिंदगी पर सीधा नहीं पड़ता। इसलिए तेजस्वी यादव के वादे लोगों के दिल में उम्मीद की जगह बना लेते हैं, जबकि बीजेपी के वादे अब लोगों को आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई देती है। और असली सवाल यही है कि धोखा, आखिर वोटर कितनी बार धोखा खाए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 लाख करोड़ बिहार को देने की घोषणा की थी। फिर हर साल लगभग 1 लाख करोड़ की योजना आती भी रही, पर आज भी जमीनी हकीकत वही है। अगर आप गौर से देखें तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने प्रचार पर जितना पैसा खर्च करती हैं, अगर वही रकम लोगों की नौकरियों में लगती तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता था।
चलिए अब लौटते हैं उस टेलीफोन कॉल पर जिससे सब शुरू हुआ था। अब उसी कॉल के सहारे साझा घोषणा पत्र भी तैयार हो रहा है। वादों के साथ यह भी तय होगा कितने दिनों में पूरा करना है। यह कल्पना से आगे की सोच है जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। तेजस्वी, राहुल गांधी, आरजेडी, कांग्रेस, साहनी के वीआईपी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल सभी अगर एक साथ मंच पर आ जाएं तो जनता बीते 20 सालों को देखेगी या आने वाले 5 सालों का सपना देखेगी, यह तो अब आगे तय होगा। यानी अगर तेजस्वी का वादा लोगों के दिल में समा जाए तो या तो बिहार की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी या फिर राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। हालांकि इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर व्यंग भी किया था और उनका व्यंग गहरा था। अपर्याप्त और अनुचित शिक्षा का नतीजा यही है। नेता वो बात करता है जो सुनने में तो अच्छी लगे पर जमीनी सच्चाई से दूर हो। लेकिन ये सवाल सिर्फ तेजस्वी पर नहीं है बल्कि 2014 से लेकर 2024 तक के हर उस वादे पर है जो लोगों के जेहन में आज भी तैर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, हर जगह अधूरापन। जनधन योजना के 50 करोड़ खातों में से 25 करोड़ खाते आज भी खाली पड़े हैं। तो अब सवाल ये है, जनता किस पर भरोसा करे, राजनीति पर, प्रचार पर या फिर उम्मीद पर। कुल मिलाकर वो टेलीफोन कॉल जिसने अशोक गहलोत को पटना भेजा वो सिर्फ बातचीत नहीं थी, वो सहमति का संदेश था। सब मिलकर लड़ेंगे और जीतकर आएंगे। यानी राहुल गांधी की रणनीति साफ थी। पहले दिन से लेकर वोटिंग के आखिरी दिन तक एनडीए का केंद्र बिंदु सिर्फ महागठबंधन ही रहे, क्योंकि राजनीति का पहला नियम है लाइमलाइट में रहो वरना कहानी खत्म। और अब महागठबंधन के तमाम दल, सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी, यहाँ तक कि छोटे सहयोगी भी आपसी मतभेद खत्म करके एकजुट हुए तो बीजेपी के लिए ये एक सीधा झटका था। साझा घोषणा पत्र का ऐलान और उसके साथ शुरू होगा संयुक्त प्रचार। राहुल गांधी की इस पूरी रणनीति की तैयारी हर कदम पर, हर कॉल, हर संवाद एक सोच के तहत थी और अब महागठबंधन मैदान में उतरने को तैयार है। तब एनडीए की हथेली खाली दिखाई दे रही है। बिहार का वोटर जो देश का सबसे गरीब वोटर है, हर दूसरा शख्स गरीबी रेखा के नीचे है, बेरोजगारी चरम पर है, उद्योग नदारद है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि उस राजनीतिक शतरंज के बिसात की है जहां तय होना है कि असली वजीर कौन है। इंतजार कीजिए, बिहार की सियासत एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।